हेलो स्टूडेंट, तो सिग्मा कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फर्स्ट चैप्टर जो अपना इतिहास का था मन के और सिक्के वाला जो उसके आज हम पहला वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे, किसने भेजे पता नहीं है, अज्ञात सोर्सों से आए हैं और इसमें से हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ। अच्छे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सरल है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले भोजन के नाम बताइए और इन्हें प्रदान किए जाने वाले समूहों का नाम बताइए। मतलब क्या कह रहा है कि हड़प्पा जो हम सभ्यता पढ़ रहे थे ना, हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले भोजन के बारे में बात करना है। मतलब कौन कौन सा भोजन वहाँ के जो निवासी थे वो कौन कौन सा भोजन खाते थे। बहुत सिंपल है, अपन जो खाते हैं आजकल ऐसा ही लग रहेगा। तो ये बहुत सरल टाइप का क्वेश्चन है और आसानी से हम सबको एक ही बार में याद हो जाएगा, समझ में भी जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पौधों और जानवरों की कई किस्मों का सेवन करते थे। मतलब कि पौधों मतलब क्यों, क्या जैसे अनाज आता है, जैसे गेहूँ चना, ये सब किस में लगते हैं, पौधों में लगते हैं। तो पौधों और जानवरों की कई किस्मों का सेवन करते थे। मतलब पौधों को भी खाते थे, पौधों से प्राप्त होने वाले फलों को भी खाते थे और जानवरों को भी खाते थे, जैसे खरगोश वगैरह को खाते थे, हिरण को खाते थे। तो पौधों और जानवरों को कई किस्मों को खाया करते थे। मतलब कि कई तरह के पौधे और कई तरह जानवरों को वो खाया करते थे। तो बहुत सिंपल सा है, याद ही हो गया, कितना सरल है। क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पौधों और जानवरों की कई किस्मों को खाते थे। किस्मों यानी कि बहुत अलग अलग तरह के पौधों को और अलग अलग तरह के जानवरों को खाया करते थे। चलिए, कुछ 2 पैर वाले होते थे, कुछ 4 पैर वाले होते थे। तो 2 पैर वाले जानवर भी खाया करते थे और 4 पैर वाले जानवर भी खाया करते थे। तो आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। क्या कह रहे हैं कि ये लोग चावल, गेहूँ, जौ, मसूर, चना, तिल और बाजरा जैसे अनाजों का उपभोग करते थे। मतलब जैसे अनाज में अगर हम देखें तो भाई चावल लेकिन वैसा कहा जाता है कि चावल से ज़्यादा गेहूँ और जौ का उपयोग वहाँ पे ज़्यादा किया जाता था। चावल के साक्ष्य बहुत कम जगह से मिलते हैं, लेकिन कई जगह से चावल के साक्ष्य भी हमको देखने को मिलते हैं और चना और तिल आदि का भी हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। तो ये अपन को याद रखना है कि ये लोग चावल, गेहूँ, जो चना, तिल और बाजरा जैसे अनाजों का उपभोग करते थे। आइए आते हैं आगे अगले वाले पॉइंट पे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस और दूध के लिए भेड़, बकरी, भैंस और सुअर पालते थे। मतलब समझ रहे हैं ना कि सुअर का दूध नहीं, मतलब सुअर इसलिए कि मांस के लिए। किसके लिए भाई? मांस के लिए। तो वो दोनों का एक साथ लिख दिया उनने कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस और दूध के लिए भेड़ पर, बकरी पर, भैंस पर और सुअर पर निर्भर थे। अब सुअर का दूध नहीं पीते थे भैया, सुअर का तो वही मांस का उपयोग करते थे वो, ठीक है ना। तो सुअर का मांस उपयोग करते थे और भैंस, बकरी का भी का दूध उपयोग करते थे और भेड़ का मांस के लिए उपयोग किया करते थे। मतलब कि कुछ जानवरों का दूध के लिए उपयोग किया, पालन करते थे और कुछ का मांस के लिए। तो ठीक है, याद रखना भाई। तो क्या क्या याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस और दूध के लिए भेड़, बकरी, भैंस और सुअर पालते थे। भेड़, बकरी, भैंस और सुअर पालते थे। चलिए आते हैं चौथा कि ये लोग जंगली जानवरों जैसे सुअर, जंगली सुअर होता था, हिरण और घड़ियाल के साथ साथ मछली और मुर्गी का भी मांस खाते थे। मतलब काय का मांस खा रहे हैं, कोई सुअर का मांस तो खा ही रहे हैं, हिरण का मांस तो खा ही रहे हैं और घड़ियाल का मांस तो खा ही रहे हैं, साथ में मछली और मुर्गी का मांस भी ये खाया करते थे। बहुत सिंपल से जानवर हैं, याद ही हो गया अपन। क्या क्या कह रहे हैं कि सुअर, हिरण, घड़ियाल, मछली, मुर्गी। सुअर, हिरण, घड़ियाल, मछली और मुर्गी, तो इनका मांस खाया करते थे। आगे क्या कह रहे हैं कि वहाँ के किसान अनाज और दालें भी प्रदान करते थे और हम नहीं जानते कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे या कि अन्य जानवरों का। मतलब इस पॉइंट के पीछे क्या मतलब है, उनका कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि किसान भी अनाज उगाते थे, दालें भी उगाते थे, साथ में
लोग वहाँ पे मांस के लिए जंगली जानवरों पर भी निर्भर करते थे। मतलब ज़्यादा अपन को लंबा नहीं जाना है, बस इतना ही अपन को याद रखना है। पहला वाला पॉइंट में हमें क्या याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पौधे और जानवरों की विभिन्न किस्मों का सेवन करते थे। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि ये लोग चावल, गेहूँ, जौ, चना, तिल, बाजरा आदि जैसे अनाजों का उपभोग करते थे। मतलब पहला अनाज आ गया, और दूसरे में अपन मांस मछली ले आते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस और दूध के लिए भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि का पालन करते थे। और चौथा पॉइंट भी सेम ही है, क्या कि ये लोग जंगली जानवरों जैसे सुअर, हिरण और घड़ियाल के साथ साथ मछली और मुर्गी का भी मांस खाते थे। यानी कि ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा सरल हैं। 4 पॉइंट अपन याद कर लेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं इसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ था ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया? ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन है अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट। और क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और किसी भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, मनके होता क्या था, मैंने बताया था ना आपको जैसे पार्ट में कि मनके यानी कि मोती जिनसे माला बनाई जाती थी, प्राचीन काल में गहने बनाए जाते थे, उनको कहते हैं मोती, मनके, है ना। यानी कि मनके यानी कि अपन क्या याद रख सकते हैं, मनके यानी कि मोती अपन याद रख सकते हैं, इनका उपयोग किया जाता था। चलिए तो आते आगे के आंसर में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सरल से थे। और मैं चित्र के साथ में बताया था उस टाइम पे, मैंने उस वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने बता दिया था कि भाई मनके बनाने के लिए किस किस का उपयोग किया जाता था और कौन कौन सी चीज़ कहाँ से लाते थे, है ना। चित्र के साथ में बताया था, उसको भी देख सकते हो, रिपीट कर लेना एक बार वीडियो को। चलिए अभी देखते हैं दोबारा से कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ इस प्रकार से, मतलब कि किस किस पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। तो एक तो किया जाता कार्नोलियन, एक क्या था, कार्नोलियन था। दूसरा था जैस्पर, एक क्या था, कार्नोलियन, याद रखना है, कार्नोलियन। चलिए, एक था कार्नोलियन, दूसरा है जैस्पर। एक क्या है, कार्नोलियन, दूसरा क्या है, जैस्पर, तीसरा क्या है, क्रिस्टल में क्या था, क्वार्ट्स था, ठीक है ना। क्वार्ट्स एक तरह का पदार्थ होता है, ठीक है, और फिटकरी के जैसा। और इसके बाद सेल घड़ी का उपयोग भी किया जाता था, ठीक है ना। सेल घड़ी जैसे पत्थर, मतलब एक पत्थर होता था, सेल घड़ी एक तरह का पत्थर होता था, मुलायम पत्थर होता था, आसानी से कट जाता था, इसलिए इसका उपयोग किया जाता था। इसके साथ में तांबा, पीतल और सोने जैसी धातुओं का भी उपयोग किया जाता था। यानी कि एक बार देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। कार्नोलियन एक पदार्थ होता था, कार्नोलियन, इसके साथ में कार्नोलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स और सेल कड़ी जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और धातुए पत्थर थे सारे, मतलब कार्नोलियन एक तरह की, कार्नोलियन जो है, जैस्पर है, क्रिस्टल, क्वार्ट्स है, ये सेल कड़ी एक तरह के खनिज टाइप के हैं, एक तरह के पत्थर हैं। और तांबा, पीतल, सोना ये धातु हैं। यानी कि पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था, खनिजों का उपयोग किया जाता था और धातुओं का भी उपयोग किया जाता था। चलिए और देखते हैं आगे कि मनके बनाने में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए क्या कि सेल कड़ी जो एक तरह का पत्थर होता था, नरम मुलायम पत्थर, जो एक अति मृदु पत्थर है। देखो यहाँ पे भी लिखा गया, क्या कह रहा है कि सेल कड़ी जो एक अति मृदु पत्थर होता था, मुलायम पत्थर होता था, पर कार्य आसानी से किया जाता था, मतलब आसानी से उसको काट लिया जा सकता था और उसको आसानी से डिजाइन दिया जा सकता था। और कुछ मनके सेल कड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर भी बनाए जाते थे। और कुछ मनके जो होते थे ना, कुछ मोती, वो क्या था कि चूर्ण होता था, मतलब कि जैसे बना रहे हैं इसको, सब काट रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बारीक जो चूर्ण बचता था उसको भी विभिन्न तरह के सांचों में जमा कर वो बना लिया करते थे मनके। यानी कि हमें कुछ चीज़ें याद रखना है कि किन किन चीज़ों से वही मनके बनाए जाते थे। तो ये चीज़ें देखिए, आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, तो ये अपन को याद रखना है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक और बार देखिए आपके हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ इस प्रकार से थे। क्या क्या पदार्थ हैं, एक तो है कार्नेलियन, दूसरा क्या है जैस्पर, तीसरा क्या है क्रिस्टल क्वार्ट्स और चौथा क्या है सेल कड़ी। धातुओं में क्या क्या याद रखना है कि तांबा, पीतल और सोना। चलिए दूसरा देख लेते हैं कि इन तकनीकों से मनके, क्या कह रहे हैं कि इन तकनीकों से मनकों को भिन्न प्रकार के आकारों में ढाला जा सकता था और इसके विपरीत
ठोस पदार्थों से केवल ज्यामितीय आकारों को ही बनाया जा सकता था। ज्यामितीय आकार यानी कि क्या, कि गोल या चपटे थोड़े से या बेलनाकार, ठीक ना, तो इस तरह के आकारों का ही बनाया जाता था जो कठोर होते थे। और जब जो चीज़ नरम मुलायम होती थी उनसे किसी भी आकार के मन के बना लिए जाते थे। तीसरा ये क्या कह रहे हैं कि हालांकि पुरातत्वविद आज भी प्राचीन तकनीकों को समझने में असमर्थ हैं। मतलब तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि ये जो सारी विधियाँ ने बताई है ना, ये सारी चीज़ें तुक्के हैं। मतलब कि क्या है कि प्राचीन काल के जो वैज्ञानिक है ना, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह की विधि का वो उपयोग किया करते थे मन के बनाने में। यानी कि यहाँ पे अपन को क्या देखना है, सारी चीज़ों अपन को याद रखना है, सब चीज़ों को, और मेन चीज़ों को याद रखना है कि भाई कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता था क्या बनाने में, मन के बनाने में। चलिए एक और बार देख लेते हैं और फिर अपन को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और किसी भी एक प्रकार का मन का बनाने की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता में मरका बनाने के लिए बहुत सिंपल सा था, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल क्वार्ट्ज और सैलकड़ी जैसे पत्थर और तांबा, पीतल और सोने जैसी धातुएं आदि का उपयोग किया जाता था। मन के बनाने में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता था, जैसे सैलकड़ी तो एक तरह का पत्थर होता था, उसका उपयोग भी वहाँ पे किया जाता था। चलिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अब इसका अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, और ये क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की क्या करना है, हमें कुछ विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन यहाँ पे करना है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, कितना सरल है, विशेषताएं क्या सरल है। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की बस्तियाँ उचित ढंग से नियोजित और कार्यान्वित थी। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो बस्तियाँ थी उस टाइम की जहाँ पे लोग रहते थे वो क्या थी कि उचित ढंग से बनाई गई थी। उचित ढंग कैसा, कि जो बस्तियाँ होती थी ना, बस्तियों जो सड़कें थी ना, वो सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कितने कोण पर काटती थी, समकोण पर, यानी 90 डिग्री के कोण पर वो आपस में एक दूसरे को काटती थी ना। और दूसरा क्या होता था कि वो सड़कें बनी होती थी पक्की ईंटों की बनी होती थी, सड़कें पक्की ईंटों की बनी होती थी। साथ में सड़कों के दोनों ओर क्या होती थी, नालियाँ होती थी। यहाँ पे दोनों ओर क्या होती थी, नालियाँ होती थी, जो क्या होती थी, पट्टियों से ढकी हुई होती थी। चलिए तो मोहनजोदड़ो की बस्तियाँ उचित ढंग से नियोजित और कार्यान्वित थी। पहला अपन को याद हो जाएगा कि भाई उचित ढंग से बनी हुई थी और कार्यान्वित थी, ठीक है। दूसरा, इन बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। एक दुर्ग एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया स्थल होता था। मतलब एक राजा आकर रह रही जगह, मतलब ऐसा कहा जाता था कि राजा वहाँ पर रहा करते थे। और एक निचला शहर होता था। निचला शहर यानी कि एक बड़ा लेकिन बनाया गया, लेकिन नीचे बनाया गया स्थल होता था। मतलब क्या था कि एक छोटा राजमहल टाइप का होता था। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गुना में बजरंगगढ़ का किला है, तो किला एक ऊपर किला होता था और छोटे नीचे बस्ती होती थी, तो वहाँ पर सब लोग रहा करते थे। मतलब कि ऐसा होता था कि एक पूरे नगर में किसी ऊंचे स्थान पर एक किला बना दिया जाता था, वहाँ पर राजा रहता था और नीचे के स्थान पर उसकी प्रजा वगैरह रहा करती थी। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहा है कि दुर्ग दीवारों से घिरे होते थे और निचला का शहर अलग था। मतलब देखो, जो दुर्ग ऊपर जो ऊंचाई पे थी ना बस्ती, वो चारों तरफ से दीवारों से घिरी होती थी, चारों तरफ से दीवारों से घिरी होती थी। यानी कि तुम देख सकते हो कहाँ पर बजरंगगढ़ का किला जैसे आपने देखा हो, तो चारों तरफ से क्या उसकी दीवारें हमें दिखती हैं दुर्ग की। बहुत अंदर के कमरे वगैरह नहीं दिखते, चारों तरफ से हमें केवल दीवारें दिखाई देती हैं। तो प्राचीन काल में भी, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे भी दुर्ग दीवारों से घिरे होते थे और निचला शहर क्या होता था, अलग होता था। कई शहर भी दीवारों से घिरे अपन को मिलते हैं। चलो तो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था और कुछ भवनों को चबूतरों पर बनाया गया था। मतलब क्या था कि जो नीचे का शहर होता था ना, जो शहर मतलब शहर को भी दीवारों से वो घेर देते थे। क्यों, जैसे बाहर का कोई आक्रमण हो या कोई भी चीज़ें हो तो वो बाहर का आक्रमणकारी अंदर ना आ पाए शहर में, इसलिए शहर को भी चारों तरफ से घेर देते थे। ठीक है,
चलिए, तो बहुत सिंपल से चारों पॉइंट है, कितना सरल है, क्या बात है भाई, बहुत सरल है। पहला क्या कह रहे हैं कि देखते हैं एक और बार, सारा इन सबको हटा देते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं कि भाई मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं बताना, और बहुत सिंपल सी ये विशेषताएं हैं। चलिए क्या कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की बस्तियां उचित ढंग से नियोजित और कार्यान्वित थी। मतलब कि पहला क्या याद रखना है कि नियोजित और कार्यान्वित थी, मतलब अच्छी तरह से बनाई गई थी। ऐसा नहीं हर कहीं पे भी घर बना दिया ऊंचा नीचा आड़ा टेढ़ा, ऐसा नहीं था। बढ़िया लाइन से बनाया हुआ था, बड़ी सड़कें बनी हुई थी, सब अच्छा था। दूसरा कि इन बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो दुर्ग था यानी कि ऊपर महल वाला इलाका, और दूसरा होता था नीचे का शहर, यानी दो भागों में बांटा गया था। तीसरा कि दुर्ग दीवारों से घिरे होते थे और निचला शहर अलग होते थे, और कहीं कहीं पे निचला शहर भी दीवारों से घिरा होता था। और जो शहर में जो घर बनाए जाते थे ना, ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, जिससे कि उनको पानी वगैरह का खतरा ना रहे। तो चारों पॉइंट बहुत सिंपल से हैं, आसानी से अपन याद कर सकते हैं। चलिए, तो सिग्मा कोचिंग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय